जहां एक तरफ रसिया मामले में अब टाटा ने बिल्कुल यू टर्न मार लिया है, लेकिन पश्चिमी देशों से बड़ा पंगा ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने पीएम मोदी को क्या ऑफर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों मिलेंगे जिनपिंग और पीएम मोदी। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कई बार फैसलों को समय देखकर भी लेना पड़ता है, क्योंकि टाटा का बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है और टाटा का ज्यादातर बिजनेस फैला हुआ है यूरोपीय देशों में, इसके अलावे पश्चिमी देशों में। जितना फायदा पश्चिमी देश और यूरोपीय देश से टाटा को होता है, उतना फायदा रूस से नहीं होता है। रूस के अंदर टाटा की टाटा कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसके अलावे बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि रूस खरीदा करता था कोयला वगैरह, थर्मल कोल या कोकिंग कोल, जो कि स्टील सीमेंट बनाने के काम में आती है, उसको रूस से। लेकिन जब विरोध बढ़ने लगा तो एक बिजनेसमैन की तरह ही टाटा ने भी फैसला लिया और टाटा ने भी यही सोचा कि पश्चिमी दुनिया से पंगे लेना ठीक नहीं है, वहां से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है। ये सोचकर टाटा ने रूस के कोयले को खरीदने से मना कर दिया, रूसी कोयले का इस्तेमाल मना कर दिया। यहाँ पर मात्र 3-4 हफ्ते ही बीते होंगे भारत के इस दिग्गज के बायकॉट के बाद भी रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया और रूस को ऑफर दे दिया 30% का। यहाँ बीच में यूएई भी आ गया। यूएई किस मामले में आ गया? क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन रूस और भारत के बीच ये हो रही थी कि किस करेंसी में व्यापार करें। सिर्फ 2 करेंसी रूबल और रुपए में व्यापार करेंगे तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तीसरी किसी देश का करेंसी होना चाहिए जहां हम तीनों की करेंसी इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर यूएई ने भारत की मदद कर दी। यूएई, भारत और रूस, इन तीनों की करेंसी में यहाँ पर कोयले को लेकर ऑफर मिलने लगा। अब जैसे ही ये ऑफर मिला, भारत की कई कंपनियों ने इस ऑफर को साइन करना शुरू कर दिया और कोयला मंगाना रूस से शुरू कर दिया। इन कंपनियों ने आपदा में अवसर देखा। रूस डिस्काउंटेड रेट पर प्राइस दे रहा था, जबकि पूरी दुनिया में कोयला और तेल का दाम बढ़ा हुआ है। ऐसे में जो बिजनेसमैन हैं वो तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहेंगे। ऐसे में इन कंपनियों ने सीधे सीधे रूस के साथ डील करना शुरू कर दिया और जब दिखने लगा टाटा ग्रुप्स को भी कि अब मार्केट में स्टील कॉम्पिटिटिव प्राइस में आने लगे हैं और खुद टाटा के स्टील बिजनेस को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाहर कहीं से कोयला खरीदो तो बहुत हाई रेट में है, जिसके बाद टाटा ने अपने फैसले को वापस ले लिया और आपको बता दें 72,000 टन कोयला खरीदा है रूस से और इसकी खरीद भी जारी है, जो टाटा अलग अलग राज्यों में पहुंचा रहा है, जहां उसकी स्टील की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहां पे लगातार काम होता है। जाहिर तौर पर टाटा ने जहां अब कोयले को लेकर ये फैसला लिया है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां भी इस फैसले को ले और वापस से रूस में अपने सर्विसेज को शुरू करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, सारी पॉलिसी तो बदल दी। टाटा ने अपनी मुश्किलें जहां दूर की, तो वहीं रूस की भी मुश्किलें रातों रात दूर कर दी। लेकिन पश्चिमी देशों से बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। हो सकता है पश्चिमी देशों का गुस्सा अब टाटा ग्रुप्स पर भी फूटे। वैसे भी ये देश भारत को दोष देने में बाज नहीं आते हैं। कुछ भी मौका मिले वहाँ भारत को ही दोष दे देना है, ऐसा ही चलता आया है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बगल के जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बेहद जरूरी भी है। पर इस नौबत तक आ जाएगा कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए जिनपिंग को खुद सामने आना पड़ेगा। ये चीन ने नहीं सोचा होगा। आपको जैसा कि याद होगा, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री भारत आए थे। वैसे चीनी विदेश मंत्री भारत आने से पहले पाकिस्तान गए थे, वहां उलुल जुलुल बोला था। उससे पहले श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में भी ऊटपटांग बयान दिए। पर जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत आने के बाद भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद इच्छा जाहिर की कि हमें भारतीय पीएम से मुलाकात करनी है।
यानी पीएम मोदी से हमारी मुलाकात कराओ। लेकिन उस वक्त उन्हें 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया गया कि भारतीय पीएम आपसे नहीं मिल सकते हैं और भारतीय पीएम उनसे नहीं मिले। इसके ठीक बाद कई और देश के विदेश मंत्री आए, जैसे कि ईरान के विदेश मंत्री आए और ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय पीएम ने मुलाकात किया और ये तस्वीरें निकलकर सामने भी आई। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करके एक संदेश तो दिया ही गया। दूसरी बात ये थी कि चीनी विदेश मंत्री आखिर पीएम मोदी से मिलकर क्या कहना चाह रहे थे। दरअसल चीनी विदेश मंत्री पीएम मोदी से मिलकर ये कहना चाह रहे थे कि हमारी नाक कटने से बचा लो। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की समिट हो रही है और हम चाह रहे हैं कि आप हमारे देश आओ, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लो, मुलाकात करो, फोटो खिंचवाओ, ताकि दुनिया को, अमेरिका को हम ये संदेश दे सकें कि हम अभी भी एकजुट हैं और एकजुट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन चीनी विदेश मंत्री को निराशा हाथ लगी और वो वापस चले गए। उसके बाद चीन की एक और चाल निकलकर सामने आई। चीन की चाल ये है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड कर दो, ब्रिक्स को बड़ा कर दो और ब्रिक्स को बड़ा करके इसमें किस देश को शामिल कर लो? इसमें पाकिस्तान को शामिल कर लो। इसके लिए एक हल्की सी बात छोड़ भी दी चीन ने, ताकि अब इस बात का बवंडर बने और लोगों का रिएक्शन, जो सदस्य देश हैं उनका रिएक्शन सामने आए। इस बात से ही बहुत सारे देश हो गए जो अगेंस्ट हो गए चीन के और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ब्राजील ने भी इस मामले में साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें इस ग्रुप को बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक इस ग्रुप से बने हुए बैंक की बात है, वहाँ पे कई देश हैं, करीब 20-25 देश हैं जो शामिल हो चुके हैं। अब हमें इसमें और ज्यादा किसी सदस्य को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ब्राजील भी अगेंस्ट हो गया, अफ्रीका भी अगेंस्ट हो गया, भारत तो अगेंस्ट था ही। रूस भले इस मामले में चुपचाप शांति से सुनता रहा, उसने कोई बयान नहीं दिया। वैसे भी चीन का मामला आता है तो रूस चुपचाप हो जाता है। हालांकि हमने भी कुछ ऐसा ही रूप दिखाया है। यूक्रेन का मामला आया तो हम चुपचाप हो गए, हम अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस करके चलने लगे। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही सामने वाले से हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। तो रूस की बात हो गई कि रूस शांत हो गया और बाकी देशों के बवाल के बाद चीन को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्रिक्स समिट भी एससीओ समिट की तरह खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, एससीओ समिट में जब से भारत ने मना कर दिया था जाना, तब से जो समिट होता है वो वर्चुअल ही होता है और अभी तक ऑन साइट विजिट नहीं हुई है, देश जमा नहीं हुए हैं। बालाकोट स्ट्राइक के बाद इस चीजों को, एससीओ समिट को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और जिसके बाद ये समिट बर्बाद ही हो गया। तब जाके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगा कि ब्रिक्स का भी हाल ऐसा ही न हो, इसलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे खुद से न्योता दिया कि आप आइए और इस बैठक में शामिल होइए। पर फिर भी भारत की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, इस बैठक में हम शामिल होंगे, आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बैठक ऑन साइट नहीं होगी बल्कि वर्चुअल होगी। हम 23 से 24 जून को वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। अब 23-24 जून को भारत के पीएम और जिनपिंग आमने सामने दिखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।